नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, इस पीडी बुक रेलवे सामान्य अध्ययन 1380 प्रैक्टिस सेट का हमारा 11वां वीडियो है, जिसमें हम 1992 से लेके 2023 तक के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इसी तरह की प्रैक्टिस सेट का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यह आरआरबी अजमेर 2002 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है, किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो उच्च कैलोरीफिक मान किसका होता है? उच्च तो हाइड्रोजन का। किस ईंधन का उच्च कैलोरीफिक मान होता है? तो हाइड्रोजन का। अब यहाँ हम समझते हैं कि कैलोरीफिक क्या है। कैलोरीफिक मतलब कैलोरी मान। कैलोरीफिक मतलब कैलोरी मान। क्लियर? अब इसका मात्रक होता है कैलोरी मान का किलो जूल प्रति किलोग्राम। किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्लियर? कैलोरीफिक को हम जो कैलोरी मान और इसका कैलोरी मान का मात्रक होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब बात आती है कि कैलोरी मान किसे कहते हैं। तो किसी ईंधन के 1 ग्राम के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कैलोरी मान। कैलोरी मान किसे कहते हैं? कैलोरी मान किसे कहते हैं? मतलब किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं कैलोरी मान। कैलोरी मान, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको कैलोरी मान कहते हैं। एक बार फिर से, किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कैलोरी मान। कैलोरी मान का मात्रक हो गया किलो जूल प्रति किलोग्राम। अब बात आती है कि एक कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 जूल। दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है आरआरबी ग्रुप डी में कि एक कैलोरी मान कितना होता है। तो 4.2 जूल। क्लियर? कैलोरी मान से क्या मापा जाता है? कैलोरी मान से क्या मापा जाता है? ऊर्जा का एक माप। ऊर्जा का एक माप कैलोरी मान से मापा जाता है। क्लियर? फिर से देखते हैं कैलोरीफिक मान का मतलब हो गया कैलोरी मान। कैलोरी मान का मात्रक हो गया किलो जूल प्रति किलोग्राम। कैलोरी मान किसे कहते हैं? किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन पर उत्पन्न ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रा को हम क्या कहते हैं? कैलोरी मान। 1 कैलोरी बराबर हो गया आपका 4.2 जूल। कैलोरी से क्या मापा जाता है? तो ऊर्जा का एक माप। क्लियर? यह क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था, परीक्षा में जरूर कर ले जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट से। तो ये मान है, ये पेपर में पूछा जाता है। एक प्रश्न तो जरूर पूछ लिया जाएगा कंप्यूटर से रिलेटेड।
तो आइए एक एक करके हम उस मापन को हम देख लेते हैं कि एक निबल में कितने बीट होते हैं, एक बाइट में कितने बीट होते हैं, 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, और 1 मेगाबाइट में, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट। तो इसको एक एक करके हम देखते हैं और नोट करते चलेंगे। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। अब देख लेते हैं कि एक निबल बराबर कितना होता है। एक निबल बराबर कितना होता है? 4 बीट। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक निबल में कितना बीट होता है, तो एक निबल में 4 बीट होता है। अब अगला देख लेंगे कि एक बाइट बराबर होता है 8 बीट के। क्लियर? एक बाइट बराबर होता है 8 बीट्स के। अब बात आती 1 किलोबाइट। एक किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट्स के। क्लियर? ये 3 हम क्लियर कर लेते हैं कि एक निबल में कितना होता है 4 बीट, एक बाइट में कितना होता है 8 बीट, 1 किलोबाइट में कितना हो गया 1024 बाइट्स। क्लियर? अगला देख लेते हैं। अब इसको नोट करते चलिए एक एक करके। अगला हो गया 1 मेगाबाइट। एक मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स। क्लियर? 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट्स। अब अगला देख लेते हैं 1 गीगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट्स। 1024 मेगाबाइट्स। क्लियर? अपना नोट करते चलिए। 1 टेराबाइट बराबर इसमें हम मेगा को एमबी, किलोबाइट को केबी, ये भी नोट करते चलिए। गीगाबाइट को जीबी, मेगाबाइट को एमबी। ठीक? तो अगला है कि 1 टेराबाइट में मतलब टीबी। 1 टेराबाइट मतलब टीबी बराबर 1024 जीबी मतलब गीगाबाइट्स। क्लियर? ये नोट कर लीजिए। 1 मेगाबाइट बराबर 1024 किलोबाइट। मेगाबाइट मतलब एमबी, किलोबाइट मतलब केबी। 1 गीगाबाइट मतलब जीबी बराबर 1024 एमबी मतलब मेगाबाइट। 1 टेराबाइट बराबर मतलब टीबी बराबर 1024 जीबी मतलब गीगाबाइट। आगे चलते हैं। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी मतलब टेराबाइट। अब आ जाएगा 1 एक्साबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पीबी मतलब पेटाबाइट। एक्साबाइट मतलब ईबी। क्लियर? अगला देख लेंगे 1 जेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर हो गया 1024 ईबी मतलब एक्साबाइट। फिर से देख लेते हैं। 1 पेटाबाइट बराबर 1024 टीबी मतलब टेराबाइट। 1 एक्साबाइट बराबर 1024 पीबी मतलब पेटाबाइट। 1 जेटाबाइट बराबर
1024 EB मतलब एक्साबाइट। आगे चल रहे हैं दोस्तों, ये आप एक एक नोट करते चलिए, एक जगह ये सारे कंटेंट नहीं मिल पाएंगे तो आप इसको नोट करते चलिए। तो आगे हो गया एक एक्टाबाइट, एक एक्टाबाइट वाई है ये, एक्टाबाइट बराबर 1024 ZB मतलब जेट्टा बाइट। एक एक्टाबाइट बराबर 1024 ZB मतलब जेट्टा बाइट। क्लियर? ये आपको क्लियर हो गया। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए, एक दो बार पढ़ लीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम है पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना, पृथ्वी पर औसत तापमान का बढ़ना। अब इसमें देख लेते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के क्या कारण है। तो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो है पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, जिससे जलवायु में बदलाव हो रहा है। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है? तो इससे नुकसान कई प्रकार के हो रहे हैं, जैसे विनाशकारी तूफानों का जो है प्रसार हो रहा है, फसल नष्ट हो रहे हैं, पशुधन पर असर पड़ रहा है। क्लियर? मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है, समुद्र का स्तर बढ़ने से तटीय शहरों में जो है बाढ़ आ रही है। तो ये इस तरह से ग्रीन हाउस प्रभाव कारण इसके नुकसान है। तो हमने नुकसान भी गिना दिया। तो आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? सदैव अपरिवर्तित रहेगा। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है? सदैव अपरिवर्तित होता है, मतलब न घटता है ना बढ़ता है। क्लियर? आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, CFC जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है का प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग CFC का प्रयोग आप जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है CFC का फुल फॉर्म क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बाकी आगे क्वेश्चन में भी पूछ लिया है कि CFC क्या है जो ओजोन स्तर को प्रभावित करता है। तो CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिए। CFC जो ओजोन प्रभावित करता है किस में प्रयोग होता है? रेफ्रिजरेटर में। CFC का फुल फॉर्म हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, मानव किडनी स्टोन में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक है। मानव किडनी स्टोन मतलब किडनी पथरी में उपस्थित प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होती है? तो वो जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट। कौन सी यौगिक होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। अब कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो है रासायनिक सूत्र पूछ लेगा, तो होता है CaC2O4। CaC2O4 इसे या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CaCOO ट्वाइस। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश संयोग से रंगीन चित्र बनता है? रंगीन टीवी में किस तरह के प्रकाश के संयोग से रंगीन चित्र बनता है? तो नीले प्रकाश, हरा और लाल। नीला रंग, हरा रंग और लाल रंग के संयोग से क्या बनता है? रंगीन चित्र बनता है। नीला हरा लाल रंग के संयोग से जो है रंगीन चित्र बनता है। किसमें? रंगीन टीवी में।
अब बात आती है कि टेलीविज़न का फुल फॉर्म क्या, टीवी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो टेलीविज़न। टीवी का फुल फॉर्म क्या हो गया, टेलीविज़न। इसका फुल फॉर्म हो गया टेलीविज़न। अब बात आती है टेलीविज़न का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन लोगी बेयर्ड को। जॉन लोगी बेयर्ड को, बेयर्ड। तो टीवी का फुल फॉर्म हो गया टेलीविज़न, और इसका खोज किसने किया या जनक, जॉन लोगी बेयर्ड ने इसकी खोज की है, इसके जन्मदाता माने जाते हैं। क्लियर। अगला प्रश्न है, जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो क्या होगा। जब तालाब का बुलबुला जो है सतह पे आता है तो आकार बढ़ जाता है। जब तालाब का बुलबुला सतह पर आता है तो आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य प्रदूषक क्या है, तो शोरगुल या हल्ला गुल्ला। शोरगुल या हल्ला गुल्ला इसके मुख्य प्रदूषक हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रैक्टिस सेट है आरआरबी कोलकाता जो 2028-9-2002 का पेपर है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो पानी का क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अब इसमें एक चीज़ है क्वथनांक, तो क्वथनांक किसे कहते हैं, इसको देख लेते हैं। क्वथनांक किसे कहते हैं, तो क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ, क्वथनांक वह तापमान है, वह तापमान क्वथनांक वह तापमान है जिस पर कोई पदार्थ जो है, इस पर कोई पदार्थ तरल से गैस में बदल जाता है, तरल से गैस में बदल जाता है। क्वथनांक नोट कर लीजिए कि क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पे कोई पदार्थ जो है तरल से गैस में बदल जाता है। अब एक पॉइंट देख लेते हैं कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। वह तापमान जिस पे जो है द्रव उबलने लगता है यानी तरल, जिस पे द्रव उबलने लगता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं। तो परिवर्तित किस में होता है, गैस में। क्लियर। यहाँ से भी एक, इससे आप एकदम सरल रूप से परिभाषा कर सकते हैं कि वह तापमान जिस पे द्रव उबलने लगता है वह क्वथनांक कहलाता है, या वह तापमान जिस पे कोई पदार्थ तरल से गैस में बदल जाता है उसे हम क्वथनांक कहते हैं। अब यहाँ हम क्वथनांक की बात की, एक क्वेश्चन आता है गलनांक। तो एक क्वेश्चन जो है गलनांक, तो गलनांक किसे कहते हैं, तो वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस से तरल में बदलता है तो वह क्या कहलाता है, गलनांक। अब यहीं आ जाएगा तरल से गैस में, तो तरल से गैस में तो हो जाएगा क्वथनांक। क्लियर। तरल से गैस में क्या कहलाएगा परिवर्तित होने में, तो क्वथनांक। अब गलनांक
गलनांक जो है ठोस से तरल में, तो ये क्या कहलाएगा? गलनांक। दोस्तों ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अम्ल वर्षा, अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? अब इसको हम समझ लेते हैं। अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? अम्ल वर्षा मतलब कृत्रिम वर्षा। अम्ल वर्षा को हम कृत्रिम वर्षा भी कहते हैं। ये कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम का मतलब जो मनुष्यों द्वारा कराया जाता है। तो अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः किस गैस का प्रयोग करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। अब इसकी पूरी क्रिया कैसे होती है वो चीज़ हम समझेंगे यहाँ कि अम्ल वर्षा किस तरह होता है। तो अम्ल वर्षा जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx नाइट्रोजन ऑक्साइड वायुमंडल में जल तथा वायुमंडल में जल मतलब H2O प्लस तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो वो क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये अम्ल फिर जल की बूंदों में घुल जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा या बर्फ या कोहरा भी इससे बनता है। क्लियर? तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा कैसे होती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को वायुमंडल में जल तथा ऑक्सीजन H2O तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं। ये अम्ल फिर जल की बूंदों में घुल जाते हैं, जिससे अम्ल वर्षा या बर्फ या कोहरा बनता है। क्लियर? अब अम्ल का मान pH मान कितना होता है? हम बात करते हैं अम्ल का pH मान। पूछ लेता है परीक्षा में कितना होता है? 5.6 से कम होता है। और pH मान कितना हो गया? 5.6 से कम। अम्ल का pH मान 5.6 से कम। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा पदार्थ बायोगैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बायो का मुख्य घटक कौन सा है? CH4। अब इसको CH4 या मीथेन को हम एक और नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? मार्स गैस। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मीथेन को और किस नाम से जानते हैं? तो मार्स गैस के नाम से। या मार्स गैस को किस नाम से जानते हैं? तो मीथेन के नाम से CH4। ठीक, मीथेन जो है बायो गैस का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? गैल्वेनीकरण के दौरान लौह प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता की। किसकी परत? जस्ता की। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। कब किया था? तो 1928 में। 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को जाता है इसका श्रेय। तो पेनिसिलिन की खोज कब हुई? 1928 में। किसने किया? स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार
विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब इसका प्रयोग, पेनिसिलिन का प्रयोग जो है किस लिए करते हैं, तो जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए, जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से जितने प्रश्न बनते हैं हमने क्लियर किया जाए। पेनिसिलिन का प्रयोग जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए। पेनिसिलिन खोज कब हुई, 1928 में किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। एक पत्थर या धातु का पिंड सूर्य के चारों तरफ कक्षा में घूमे तो उसे क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड। अगला प्रश्न है, तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए। तत्काल ऊर्जा के लिए मतलब तुरंत ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को क्या दिया जाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स या कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन या पेय पदार्थ। तो उसमें एक आता है ग्लूकोज। जो खिलाड़ी होते हैं उनको देखिए तुरंत दिया जाता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र हो गया, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। 12 है ये, O6। ये फार्मूला पूछ लिया जाता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6। अगला प्रैक्टिस सेट है आरआरबी बंगलौर, जो 27/10/2002 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है, जब पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा। अब नवचंद्रक का मतलब क्या होता है, क्लियर। तो नवचंद्रक का मतलब होता है कि एक परख नली में द्रव का ऊपर की ओर तलाकार बनाना। तो नवचंद्रक का मतलब हो गया कि कोई भी परख नली है, परख नली किसका होता है, कांच का। क्लियर। तो कांच का जो परख नली होता है, तो किसी परख नली में द्रव का ऊपर की ओर, द्रव मान लीजिए, द्रव का ऊपर की ओर जो है उत्तलाकार आकृति बनाना। क्लियर। तो नवचंद्रक का एक तरह से मतलब हो गया परख नली, वो भी किसकी, कांच की। तो नवचंद्रक का मतलब हो गया उत्तल आकार। क्लियर। तो यही प्रश्न है कि एक पारा एक बर्तन में जमा रखा जाता है तो उसके पास नवचंद्रक होगा या परख नली होगी कांच की, तो कैसी होगी, उत्तलाकार होगी या उत्तल आकार होगा। क्लियर हो गया आपको, उत्तल आकार। अगला प्रश्न है कि निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लोहा, कागज, पत्थर एक साथ गिराया जाता है, तीनों वस्तु गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा, तो तीनों वस्तु जो है एक साथ पहुंचेंगी। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ध्यान देने वाली बात होगी, इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन निर्वात की। तो निर्वात में तो यदि 3 वस्तु है, लोहा, कागज, पत्थर गिराया जाए तो तीनों वस्तु निर्वात में क्या होगी, एक साथ आएंगे नीचे। क्लियर। अगला प्रश्न है
प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। क्लियर। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है किसमें? रॉकेट में। रॉकेट में। अगला प्रश्न है, सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो सोडियम को हमेशा मिट्टी के तेल में रखकर जो है संचित किया जाता है। सोडियम को किसमें रख के संचित किया जाता है? मिट्टी के तेल में। क्लियर। अगला प्रश्न है, मोह मापनी या मोह स्केल का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? खनिज की कठोरता। खनिज की कठोरता मापने के लिए मोह मापनी या मोह स्केल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। फेन मतलब फेना। तो साबुन के साथ लगकर जो है फेन नहीं उठाता है। एक जल को भारी जल कहा जाता है क्योंकि वह साबुन के साथ लगकर फेन नहीं उठाता है। बात आती है भारी जल। भारी जल किसे कहते हैं? तो ड्यूटीयोग। ड्यूटीयोग मतलब हो गया ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O को हम भारी जल कहते हैं। D2O मतलब ड्यूटीरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुक का नियम। हुक का नियम होता है प्रत्यास्थता सीमांत। हुक का नियम प्रत्यास्थता सीमांत। दोस्तों, हुक का नियम समझने से पहले हुक का नियम हम समझ लेते हैं। ये हुक का नियम समझने से पहले हमें 2 पॉइंट क्लियर कर लेना होगा कि प्रतिबल किसे कहते हैं और विकृति। हुक का नियम समझने से पहले इन दोनों पॉइंट को समझ लेते हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रतिबल किसे कहते हैं। प्रतिबल किसे कहते हैं? तो प्रतिबल जो होता है बल के विरुद्ध, प्रतिबल नोट कर लीजिए, बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल, बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल, कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। प्रतिबल किसे कहते हैं इसको समझ लेते हैं। बल के विरुद्ध एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल। अब एक पॉइंट बच गया विकृति। तो विकृति किसे कहते हैं? विकृति परिवर्तित लंबाई। विकृति किसे कहते हैं? परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई, परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई का अनुपात विकृति के नाम से जाना जाता है। विकृति का मतलब हो गया परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई का अनुपात विकृति के नाम से जाना जाता है। तो परिवर्तित लंबाई और मूल लंबाई का अनुपात जो है विकृति के नाम से जाना जाता है, उसे विकृति कहते हैं। तो प्रतिबल और विकृति हम लोगों ने समझ लिया। अब समझते हैं हुक का नियम। तो हुक का नियम होता है प्रतिबल और विकृति के समानुपात होता है। क्लियर। हुक का नियम प्रतिबल और विकृति का समानुपाती होता है। तो अब यहाँ हो जाएगा प्रतिबल बराबर E इंटू विकृति। क्लियर।
इंटू विकृति। अब ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। अब ई को हम बोलते हैं प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ई को बोलते हैं, ई को प्रत्यास्थता गुणांक। क्लियर। अब प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हुक का नियम हो गया कि प्रतिबल और विकृति का समानुपात, तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा ई इंटू विकृति। ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। ई जो है प्रत्यास्थता गुणांक है, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्लियर। हुक के नियम से जितने क्वेश्चन आने थे, जितने परिभाषा, डेफिनेशन, फार्मूला हमने आपको यहाँ पे करा दिया। तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खून की कमी को कहते हैं, क्या कहते हैं, एनीमिया। खून की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। क्लियर। अब अगला प्रश्न है, साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई पड़ता है, तो व्यतिकरण। अब व्यतिकरण क्या होता है, तो किसी भी तरह जल, जैसे जल हो गया, प्रकाश हो गया, ध्वनि हो गया, ताप हो गया, विद्युत, ये तरंग गति के कारण लहरों के टकराव से उत्पन्न स्थिति को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। क्लियर। अब अगला प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है, तो एसी में। अब ट्रांसफार्मर एसी का फुल फॉर्म हो जाएगा अल्टरनेटिंग करेंट। एसी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर को जो है एसी पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर दो होते हैं, चायक अपचयक। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में अब इस तरह देख लेंगे, ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कंजर्वेटर, उसमें होता है बुकोल और होता है ब्रीदर, तो ब्रीदर। ट्रांसफार्मर में फैन लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर में ऑयल भरा जाता है, जो कि पूरी बॉडी में पूरी बाइंडिंग जो है ऑयल से भरी होती है। तो एक लंबा टॉपिक है, इसके लिए एक अलग क्लास लेना पड़ेगा ट्रांसफार्मर के लिए, तब ये चीज़ें क्लियर होगी। बाकी ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। क्लियर। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है, तो स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम, आयरन, निकिल। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या उपस्थित होता है, क्रोमियम, आयरन और निकिल। अगला प्रश्न है, मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है, तो मधुमेह जो है, इंसुलिन के द्वारा जो है संतुलित किया जाता है। अब बात आती है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। इंसुलिन जो है हार्मोन है, जो शरीर में बनता है, जो कहाँ बनता है, शरीर में बनता है। अब इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन रक्त में शुगर की मात्रा को, इंसुलिन जो होता है शुगर की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है, शुगर की मात्रा को जो है कंट्रोल करता है।
या नियंत्रित करता है। इंसुलिन की मदद से शरीर में ऊर्जा का उत्पादन करता है। तो इंसुलिन जो है ऊर्जा का जो है उत्पादन करता है। क्लियर। अब इंसुलिन को है हम इंसुलिन को मधुसूदनी भी कहते हैं। मधुसूदनी भी कहते हैं इंसुलिन को हम मधुसूदनी भी कहते हैं। अब इंसुलिन की पहले फार्मूला देख लेते हैं। तो इंसुलिन का फार्मूला होता है 6C49H69O14N11S×3H2O। क्लियर। ये रासायनिक सूत्र हो गया। अब इंसुलिन की खोज। तो इंसुलिन की खोज किसने किया? 1921 ईस्वी में एक थे कनाडा के जो एक सर्जन डॉक्टर जो थे सर्जन थे, उनका नाम था डॉक्टर फ्रेडरिक बेटिंग लिख दे रहे हैं, फ्रेडरिक बेटिंग। और मेडिकल के एक छात्र थे जिसका नाम था चार्ल्स ब्रेस्ट ने खोजा। इंसुलिन की खोज कौन कौन किया? तो इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में किसने किया? फ्रेडरिक बेटिंग ने। और मेडिकल के छात्र जो चार्ल्स ब्रेस्ट ने किया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो का आविष्कार किया था किसने? रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो जी मार्कोनी ने किया। रेडियो का आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी। क्लियर। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।